There is no need. अस्सलाम वालेकुम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील-ए-आम और सहाफ़त के तलबा का हम आज की इस क्लास में खैर मक़दम करते हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हमारी क्लासेस का मोड ज़रूर चेंज हुआ है। हम रेगुलर क्लासेस के बजाय फासिलाती तर्ज की जो क्लासेस होते हैं उस तरह से आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह का इंटरेक्शन हम रेगुलर क्लासेस में मुख्तलिफ नामवर शख्सियात के साथ आपका करवाते थे, आज की इस क्लास के लिए भी हमने ख़ास तौर पर दावत दी है जनाब शुजात अली शजी साहब को। हम सबसे पहले आपका खैर मक़दम करते हैं स्टूडियो में। और अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शुजात साहब का कि आपने ज़हमत गवारा की ये हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए, और ख़ास तौर पर अज़ीज़ तलबा आपके लिए। मैं क्या तारुफ़ पेश करूँ, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ कि किस तरह से शुजात साहब का तारुफ़ पेश करूँ, लेकिन आप तलबा के लिए इतना कह देना काफ़ी है कि आपका शुमार IIS कैडर में होता है, यानी मतलब वो मुसाबिक़ती इम्तिहान जो कि कुलिन सतह पर मुनक़िद किया जाता है, और उसी कैडर से शुजात साहब का ताल्लुक़ है। आपने काफ़ी तवील अरसा रेडियो में काम किया, टेलीविज़न के लिए काम किया, डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर ख़िदमत अंजाम दी, आप प्रिंट मीडिया में भी आपका कॉलम होता है, अब आए दिन भी अब जो आपका मसरूफ़ियात है उसके हवाले से भी मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर आप शुजात साहब को देखते हैं। लेकिन हमारी आज की जो शुजात साहब से गुफ्तगू होगी वो बिल्कुल एक तालिब इल्म के लिए आपसे क्या सीखा जा सकता है उस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मशकूर हूँ आपका। शुजात साहब, हमारे जो निसाब है BA जर्नलिज्म का, इस निसाब में तलबा को हिंदुस्तानी मीडिया के हवाले से उन्वानात शामिल हैं, तो उसमें एक मौजू है प्रसार भारती दूरदर्शन का भी। तो हमने आपको इसीलिए ज़हमत दी थी कि एक तो है नज़रियाती तौर पर जो पढ़ाना कि प्रसार भारती का एक्ट कब से नाफिजुल अमल हुआ, 1997 से नाफिजुल अमल हुआ, लेकिन हम चाहते थे आपसे भी सुने उस हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत करें, फिर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रसार भारती हिंदुस्तान में आया क्यों? प्रसार भारती का तसव्वुर हिंदुस्तान में क्यों आया, और अल्टीमेटली जो है 7 साल के अरसे के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। 1990 में इसकी कोशिश शुरू की गई और अल्टीमेटली 1997 नवंबर में प्रसार भारती बना। इसका वाहिद मकसद ये था कि एक ऑटोनोमस इदारा हो, सरकार की ग्रिप में ना हो, उसमें छोटे से छोटे कायद का, छोटे से छोटे साइंटिस्ट का, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, वीकर सेक्शन का हो, कोई भी हो, उसको मौका मिलना, वो उसका मकसद था। लेकिन जब ये प्रसार भारती बना 97 में, तो प्राइवेट चैनल्स का एक्सपेंशन हो गया। तो प्रसार भारती का जो मकसद था वो फौत हो गया ऑटोमेटिकली। ये इसकी जो बुनियाद थी वो थी बीबीसी को देखकर ये बनाया गया था कि उस जमाने में 90 में एक्सपेंशन नहीं हुआ था, जाल नहीं फैला था टेलीविजन का। तो ये सोच करके भाई सबको मौका मिले, सब लोग टीवी पर आए, ये सोच करके प्रसार भारती बनाया गया। लेकिन प्रसार भारती ऑटोनोमस इदारा कागज पर है, सच्चाई ये है कि इसका जो चेयरमैन बनता है उसकी सिफारिश मिनिस्ट्री ऑफ आईएन भी करती है। तो शुजात अली की सिफारिश भी मिनिस्ट्री ऑफ आईएन भी ने की थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने शुजात अली का तकर्रुर किया था। तो इसमें क्या खास बात क्या है? प्रसार भारती में कोई खास बात नहीं है। इसका जो मकसद था वो फौत हो चुका है। जैसे ही जाल फैला प्राइवेट टीवी चैनल्स का, इसका मकसद फौत हो गया। और आज देखिए आप, प्रसार भारती सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार का बाजा बजा रहा है। जैसे इलेक्शन कमीशन का एक गाइडलाइन है कि अगर जो है कांग्रेस पार्टी को 10 मिनट मिल रहे हैं तो बीजेपी को जो है 15 मिनट मिल सकते हैं। किस बुनियाद पर? कि उनकी नुमाइंदगी कितनी है पार्लियामेंट में। अब क्या हो रहा है, 1 घंटा अगर पीएम आते हैं टीवी पर दूरदर्शन में, तो कांग्रेस पार्टी का जो लीडर होता है वो 2 मिनट के लिए आता है। तो हुआ ये कि ये टोटली सरकार का इदारा हो गया, जबकि इसका प्लान ये था कि सरकार के चुंगल से इसको निकाल दिया जाए, दूरदर्शन को और रेडियो को। तो प्रसार भारती के बनने के बाद ये बुरी तरह ग्रिप में आ गए सरकार के। जी, तो यहाँ पर एक चीज ये समझ में आती है कि कागजी तौर पर सही
इसको जो एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट में, जो पास हुआ है, जिसकी खतई शक्ल 1997 में उसको खतई शक्ल अमली तौर पर उसका वो निफाज हुआ, तो अमली तौर पर इसको खुद मुख्तार बनाने की कोशिश की गई। जी। तो अब सवाल ये उठता है कि अब भी रीच के हवाले से हम बात करें, जैसे कि अगर हम कोई खानगी टेलीविजन चैनल देख रहे हैं तो उसके लिए कुछ बाज़ चैनल पे चैनल है, बाज़ फ्री टू एयर है। तो उस हवाले से दूरदर्शन की जो रीच है उस हवाले से बताइए। मतलब कुछ पहलू ऐसे भी हैं उसके, अगर हम उसके कंटेंट को छोड़कर बात करें कि ये जिस तरीके से लोगों तक पहुंचता है, उस हवाले से आप बताइए। देखिए, मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं, दूरदर्शन की जो रीच है हिंदुस्तान के कोने कोने में है। हिंदुस्तान के हर ब्लॉक में जो है आपको दूरदर्शन की रीच मिलेगी। लेकिन लोग कितने देख रहे हैं, वो बहुत ही बड़ी क्या कहते हैं, नाजुक और बड़ी सीरियस बातचीत है। एक्सपेंशन तो हुआ है दूरदर्शन का, गली गली अच्छा, कूचे कूचे कोई में। प्राइवेट चैनल उसका मुकाबला कर सकता है रीच के हवाले से अगर हम बात करें तो, या इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों तक पहुंच है इसकी? जैसे आप देखिए, अभी जो हालात खराब हैं लॉकडाउन की वजह से, अगर कोई चैनल तालीम दे रहा है या तालीम का इंतजाम कर रहा है तो वो दूरदर्शन ही है। जितनी भी क्लासेस हो रही हैं ऑल ओवर द कंट्री, पर्टिकुलरली तेलंगाना में और आंध्रा में, ये सारी की सारी क्लासेस दूरदर्शन से ही हो रही हैं। अच्छा, रियासती हुकूमतें जो उनका कोऑर्डिनेशन करके दोनों मिल करके क्लासेस चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। लोगों ने कहा कि भाई हर एक के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो सरकार ने ये बताया कि जिसके पास स्मार्टफोन है वो घर पर क्लास लेगा, टीचर उनकी क्लास करेगी, कनेक्ट करेगी। और जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उनके लिए दूरदर्शन है और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से ये क्लासेस चल रही हैं। अब आपने कहा कि दूरदर्शन को क्या देखते हैं, कितने लोग देखते हैं, क्या रीच है, तो बहुत बड़ा फ़र्क आया है। दूरदर्शन के जो प्रोग्राम्स है, ख़ास तौर पे इंफोटेनमेंट के या खाली एंटरटेनमेंट के अगर मैं कहूँ, तो वो उसका जो मेयार है ज़्यादा ऊँचा नहीं है। उसकी वजह ये है कि बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, वो दूरदर्शन की तरफ राग़िब इसलिए नहीं हो रहे हैं कि उनको टीआरपी नहीं मिलती। टीआरपी की वजह से ही इश्तिहार मिलते हैं ना, तो इश्तिहार बहुत कम मिलते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पे आ नहीं आ रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता, शायद 1995 की बात है कि जब शोले फिल्म दूरदर्शन पर पेश की गई थी और उसमें कुछ सवाल पूछा गया था, तो डाक से इतने इतने पोस्ट कार्ड आए थे, इतने पोस्ट कार्ड आए थे कि बाज़ाब्ता तौर पर जो दिल्ली जीपीओ है उसकी वैन मुसलसिल चलाई गई थी। वो ज़माना भी, मतलब हम चूँकि उसी ज़माने के हैं जब तो ये मोनोपोली थी ना, जैसे रामायण और महाभारत सीरियल जब आते थे, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सारा कारोबार बंद हो जाता था। सब के सब जो है ना टीवी के सामने होते थे। मुसलमान अगर रामायण देखते तो उनके ज़हन में ये नहीं था कि ये जो है कोई तक़द्दुस वाली या मुक़द्दस चीज़ थी, एक तफ़रीह थी उसमें। तो वो ज़माना अलग ही था। ऐसा लगता था कि कोई कर्फ्यू तो नाफ़िज़ नहीं हो गया। जब रामायण की जो है टेलीकास्ट का जब टाइम होता था, तो पूरा सन्नाटा हो जाता था सड़कों पर, कोई गाड़ी नहीं चलती थी। सारे के सारे लोग टीवी के सामने होते थे। और बाज़ ऐसा भी होता था कि लैंडलाइन पे फ़ोन आता था, उस ज़माने में स्मार्टफ़ोन नहीं थे। लैंडलाइन में फ़ोन आता तो भाई आपको अक़ल नहीं है क्या? ये टाइम पे फ़ोन किया, मैं रामायण देख रहा हूँ। तो ये था सिचुएशन। अब वो बात नहीं रही। जैसे मन की बात प्रधानमंत्री ने शुरू की, वज़ीर-ए-आज़म ने शुरू की, तो मैं जो है जब डिप्टी डायरेक्टर था दूरदर्शन पे, तो किसी ने आरटीआई में क्वेश्चन किया कि मन की बात के ऊपर जो है कितने लोग तबसरा करते हैं, कितने लेटर्स आते हैं, तो आपको जान के हैरत होगी, एक 10 या 12 जो है लेटर्स आए शुरू-शुरू में, प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम पर। तो बताइए अब कौन देख रहा था प्रोग्राम? तो मेरा अर्ज़ करना ये है कि लोगों की जो है ना सोच में फ़र्क आया, लोगों की जो है ना तफ़रीह का जो मेयार है लोगों का, उसमें जो है फ़र्क आया। लोग जो है ये कह रहे हैं कि ये वर्चुअल जो है प्रोग्राम है, वर्चुअल स्टूडियो का प्रोग्राम है, इसमें रियलिटी नहीं है, पर्दा हल रहा था। तो ये मेयार जो है लोगों का है, आप आज इनको उल्लू नहीं बना सकते। मतलब नाज़रीन जो हैं वो इतने वाकिफ़ हो गए हैं, इतने आगाह हो गए हैं जी। कि वो उन चीज़ों को जो है सो नोट कर रहे हैं। अब जो सवाल आता है कि सरकारी शोबे का, तो इसमें जो फंडिंग के हवाले से बताइए, जो बीबीसी का मॉडल आपने कहा कि भई वो मॉडल लिया गया था, तो जब उसको खुद मुख्तारी दी गई तो उसका अब काम करने का अंदाज़ कैसा? उसकी फंडिंग कैसे होती है और फिर कैसे वो काम करता है? देखिए, मैं आपसे जो है ना क्या कहूँ कि मैं सच्चाई पर बात करता हूँ। आपको पेपर पे क्या हो रहा है वो भी बताता हूँ और सच्चाई यहाँ क्या है वो भी बताऊँ। जी, जी। सबसे पहली बात ये है कि ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। ऑटोनोमस बॉडी अगर कोई कहते हैं तो बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। ये तो नीम मुकम्मल सरकारी कह सकते हैं हम? नीम सरकारी भी नहीं है।
पूरा सरकारी। देखिए चेयरमैन का जो तकर्रुर होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी डिसाइड करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं नाम, तो वहां से अप्रूवल होके आता है। तो सवाल तो जब बीबीसी का मॉडल लिया गया था तो बीबीसी में कैसे तकर्रुर होता था, जो वहां पर मतलब सरकार की ही फाइनेंस तो सारा सरकार का होता है, उसके बाद भी इदारती आजादी वहां पर जो बात होती थी, एडिटोरियली इंडिपेंडेंट है, तो उस पस मंजर में बताइए। मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि टोटल इंडिपेंडेंस को है, बीबीसी को है, यहाँ नहीं है। यहाँ पर टोटल जो है कंट्रोल मिनिस्टर ऑफ आईएनबी का होता है और पूरे फंड्स मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी से होते हैं। तो अब जो काम चल रहा है दूरदर्शन में और ऑल इंडिया रेडियो में, बड़ा अफसोसनाक जो है सूरत हाल है कि सारे के सारे आउटसोर्सिंग के लड़के और लड़कियां काम कर रहे हैं। क्यों? सिवाय एडिटर के, सिवाय एक दो प्रोड्यूसर्स के, सारे के सारे आउटसोर्सिंग के हैं। अब मुझे बताइए, आउटसोर्सिंग के लड़के और लड़कियां काम कर रहे हैं और उन पर जो है 7 दिन के कॉन्ट्रैक्ट का इतलाक है, तो 11-11 हजार मिलते हैं और वो 11-11 हजार रुपयों के लिए भी इनको 3-3 महीने वेट करना पड़ता है। मैं जब चेन्नई का चीफ था, दूरदर्शन का न्यूज का चीफ था, तो मेरे पास जो है लोग आके रोते थे, साहब 3 महीने से हमारा ऑनरेरियम नहीं मिला। तो मैं जो है दिल्ली बात करता था। तो मेरा अर्ज करना यह है कि फंडिंग पूरी मिनिस्ट्री की है। अगर ये ऑटोनोमस बॉडी होती तो 3-3, 4-4 महीने इसको इंतजार करने की जरूरत क्यों पड़ती? इसकी डिपेंडेंस पूरी मिनिस्ट्री पे है। इसका बाकायदा जो है फंड मंजूर होता है बल्दिया में, सॉरी बजट में। तो इसमें कोई ऑटोनॉमी नहीं है, ना इकोनॉमिकल ऑटोनॉमी है, ना प्रोग्रामिंग में ऑटोनॉमी है। जो सरकार का हुक्म है उस पर अमल होता है। और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का मतलब ही यही है ना कि ये ही इज डीलिंग ओनली विद रेडियो एंड टीवी। जो हिंदुस्तान का जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, क्या उसकी कोई से है एनडीटीवी के लिए? क्या उसकी से है कुछ टाइम्स नाउ के लिए या आज तक के लिए? वो कुछ कर सकता है? उसका कोई दखल नहीं है मिनिस्टर का। सिर्फ ये कंट्रोल करता है दूरदर्शन को और ऑल इंडिया रेडियो को। जी, आपने ऑल इंडिया रेडियो की बात की, तो मैं चाहूंगा कि आपसे जो अगला सवाल करूं, आपका रेडियो के हवाले से भी काफी वाबस्तगी रही, तजुर्बा रहा, तो क्या अब रेडियो, चूंकि टेलीविजन भी इस कदर बढ़ गया है और हिंदुस्तान में खानगी रेडियो स्टेशंस भी काम करते हैं लेकिन वो खबरें पेश नहीं कर सकते, उस तरह का वो है, तो आप क्या समझते हैं कि रेडियो की अब आगे कुछ उसकी जिंदगी है रेडियो के हवाले से? रेडियो का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, पर्टिकुलरली आकाशवाणी का। ब्राइट इसलिए है कि हमारे लोगों ने इस बात का एतराफ कर लिया है कि अगर रेडियो जिंदा रहेगा तो न्यूज की वजह से रहेगा। और आज करोड़ों गाड़ियां जो दौड़ रही सड़कों पर, उसमें हमारा जो एफएम है रेडियो का, उस पर न्यूज आती है, हर कोई वो न्यूज सुनता है। तो रेडियो को बीट करना मुश्किल है। अब जैसे आप न्यूज देखना चाहते हैं टीवी चैनल पे, क्या पॉसिबल है रेडियो में कार में? नामुमकिन है। लेकिन लोग जो है न्यूज सुन रहे हैं एफएम पर, और एफएम पर चैनल भी शुरू हो गए हैं, न्यूज चैनल भी शुरू हो गए हैं, न्यूज बुलेटिन भी शुरू हो चुके हैं। तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है रेडियो का। और एंटरटेनमेंट में भी रेडियो का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप जो है फिल्मी गाने सुनते हैं, रेडियो पर सुनते हैं। आज भी हवा महल प्रोग्राम आज भी जो है वो आ रहा है, एफएम पे आ रहा है, और करोड़ों लोग हिंदुस्तान में हैं जो वो हवा महल सुनते हैं। दूसरे प्रोग्राम भले ही ना सुने हों, ज़राअत के ना सुनते हों। एक जमाना था कि एक चावल जो है निकला था, उसका नाम था रेडियो राइस। साइंटिस्ट जो होते थे ज़राअत के, वो आकाशवाणी पर आकर डिस्कस करते थे कि भाई ये चावल को कैसे पिकाया जाए, इसकी कितनी जो है आपकी पैदावार होती है, कितने कम पानी पे होती है, कितनी कम खाद पर होती है। तो तमिलनाडु में जो है राइस का नाम ही था रेडियो राइस। अच्छा, तो इतना पॉपुलर रहा रेडियो। लेकिन जो है थोड़े से तब्दीलियां आई हैं, और रेडियो का जो रिलेवेंस है खत्म नहीं होगा, क्योंकि एफएम चैनल जो न्यूज का है वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छा कर रहा है। उसमें इश्तिहार भी मिलते हैं रेडियो को, ये बड़ी खास बात है। अजीज तालिब इल्म, एक चीज आपने नुक्ता की, जैसा अभी शुजात साहब बता रहे थे कि रेडियो का फ्यूचर बाकी है, रेडियो आज भी कम्पीट कर रहा है। तो मेरा जो सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि रेडियो ने बदलती हुई जो टेक्नोलॉजी थी, शॉर्टवेव से एफएम का जो था वो इख्तियार कर लिया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जी हाँ, और उसके नतीजे में आज भी वो रेलेवेंट है, लोग उसको वो कर रहे हैं। क्या दूरदर्शन में कुछ बदलते हुए वक्त से अगर दूरदर्शन सही वक्त पर फैसला लेता, तो क्या आज भी वो कंपटीशन, टीआरपी की जो जंग थी या बड़ी मार्क, भाई क्या चाहिए किसी भी एडवर्टाइजर्स को? टूथपेस्ट का अगर हम इश्तिहार की बात करें तो टूथपेस्ट तो आज हर जगह इस्तेमाल होता है, तो फिर
दूरदर्शन से कहीं पर वहां ताखीर हो गई कि जो चीज जो इस्लाहात जैसे ऑल इंडिया रेडियो ने जो है सो वो बदलते हुए तकाजों से अपने आप को हमांग किया, आज भी बाकी है। बिल्कुल दूरदर्शन ने अपने आप को बदलते हुए हालात से अमहांग करने में देर कर दी, इसीलिए वो पीछे रह गया। इसलिए देर कर दी कि उसके पास पैसा ही नहीं है ना, फंडिंग कहाँ है, पैसा कहाँ से लाएंगे, आप तनख्वाह नहीं दे पाते। अच्छा, तो फिर जो इश्तिहारात दूरदर्शन को मिलते थे वो, उसका रेट बहुत कम है। अच्छा, खानगी टेलीविजन चैनल के मुकाबले में बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। दूरदर्शन देखिए, दूरदर्शन और रेडियो के बारे में क्लियर कट बात ये है कि ये जो दो इदारे हैं, इनकी कमाई क्या है? इनकी कमाई है आपको इंफॉर्मेशन देना। हमेशा यही सोच रही गवर्नमेंट की कि हमें रिटर्न नहीं चाहिए। लेकिन अब सिचुएशन ये हो रहा कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। देयर आर नो टेकर्स। आप फ्री में जो है दे रहे हैं इंफॉर्मेशन मुझे, लेकिन मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं दूसरा जो प्राइवेट चैनल देख रहा हूं उसमें मुझे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। जैसे कोविड का मामला है, कोविड के मामले में दूरदर्शन भी दे रहा है, बहुत सारी चीजें दे रहा है, लेकिन जो डिफरेंट चैनल्स डिफरेंट एंगल से जो कोविड के बारे में हाईलाइट कर रहे हैं, उसको लोग जो है कबूल कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अरे भाई ये सरकारी है, भाई ये जो आंकड़े हैं ये गलत है, ये जो कहा गया, ये जो एंगल लिया गया ये गलत है। बहुत बता रहा है कि जो है आपके रिकवरी का रेट अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे इतने डेथ्स हो गए हैं। तो वो क्रेडिबिलिटी जो होती थी दूरदर्शन की, वो जो है खोती जा रही है। पहले अगर कोई दूरदर्शन पे न्यूज आती थी, कहाँ देखी आपने न्यूज ये, तो कहते कि दूरदर्शन पे, हाँ ये 100% सही है। तो वो जो बात थी वो अब मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा शुजात साहब, मेरा अगला सवाल, क्योंकि आप दूरदर्शन में न्यूज़ के हवाले से भी आपका वो रहा है, तो लाजिम बात है इतना बड़ा नेटवर्क है दूरदर्शन का, तो आपके पास भी मतलब दूरदर्शन में भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती थी होगी, तो ब्रेकिंग न्यूज़ को खानगी टेलीविजन चैनल कैसा ट्रीट करते थे और दूरदर्शन कैसे उसको ट्रीट करता था? मुस्तफा सरवरी साहब, अगर मैं आपसे कहूँ ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, तो इतना भद्दा और बदनुमा मजाक है, मैं आपको बता नहीं सकता। आज के अखबार में आ गया कि कल प्रधानमंत्री वजीर आजम हैदराबाद पहुंचने वाले हैं 2 बजे की फ्लाइट से। वो पहुंच गए हैदराबाद, तो ब्रेकिंग न्यूज है क्या? प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड इन हैदराबाद, इज इट ब्रेकिंग न्यूज? कैसे बोलेंगे आप ब्रेकिंग न्यूज? लेकिन चैनल तो यही दिखा रहे हैं। नहीं, दिखाएं कुछ भी, ब्रेकिंग न्यूज का मतलब ये है कि अचानक कहीं बहुत बड़ा जलजला आ गया और किसी चैनल ने उसको नहीं बताया, और उसको बताया दूरदर्शन, तो हम कहेंगे भाई ब्रेकिंग न्यूज आई है दूरदर्शन पे, इब्तिदाई तौर पे मालूम हुआ है कि जलजला आया है, उसका इतना जो है दर्जा था, रिचर्ड स्किल्पेज की जो है ये वो थी, तादाद थी उसकी, वगैरह वगैरह। अगर जब कहा जाए कहीं नहीं आया और आपके पास आया, तो आप कहेंगे कि ये ब्रेकिंग न्यूज है। एनडीटीवी कुछ दे रहा है अचानक, जैसे एक ब्रेकिंग न्यूज हुई थी, एपीजे अब्दुल कलाम तकरीर करते हुए गिर गए थे, एक ही चैनल ने कवर किया उसको कि वो अचानक गिर पड़े, हालांकि उनको दौरा पड़ा था, तो वो ब्रेकिंग न्यूज होती है। ये ब्रेकिंग न्यूज कहां से होती है, मुझे बताइए। जी, तो ये जो प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स हैं जो खबरों को सबसे पहले पेश करने के चक्कर में जो मसला पैदा हो गया है, उसका जो एतबार जा रहा है जो न्यूज़ चैनल्स का, उस जानिब आपने जो है निशानदेही की। चूंकि हमारे तलबा का नुक्ते नज़र, मतलब वो चाहते हैं कि जो आपके नुक्ते नज़र से उनको वाकिफ़ करें और वो मवाद हो, वो आपके मशवरे हों, आपके तजुर्बे में से वो बातें हों जो उनके लिए रिलेवेंट हों। चूंकि आप मुख्तलिफ हैसियतों में जो सो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के डीजीपी के बहैसियत पीआरओ की हैसियत से भी काम किए थे, मतलब काफ़ी आपका बड़ा तजुर्बा रहा। तो एक सवाल तो पब्लिक रिलेशन के हवाले से करूंगा और उसके बाद दूसरा सवाल बच्चों को आगे इंडस्ट्री में जाने के लिए किन चीज़ों का। तो ये बताइए कि हमारे बहुत सारे तलबा इस जानिब तवज्जो नहीं देते कि भाई बहैसियत जर्नलिज्म का कोर्स करने के बाद जी पब्लिक रिलेशन के फील्ड में भी कुछ है मौक़े? बहुत मौके हैं, मैं उस पर बात करना ही चाह रहा था। रेडियो पर भी बहुत मौके हैं, उर्दू के 2 चैनल्स हैं। मैं हैदराबाद के हवाले से कहूंगा, क्योंकि ये तो नेशनल प्रोग्राम है, आपके पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। कलकत्ता में उर्दू बुलेटिन है, दिल्ली में उर्दू बुलेटिन हैं, टीवी पर भी हैं, आपके रेडियो पर भी हैं। हैदराबाद में रेडियो पर भी 2 बुलेटिन हैं, दूरदर्शन पर 2 बुलेटिन हैं। तो बहुत हंगामा चांसेस है जॉब के। ट्रांसलेटर्स की बहुत डिमांड है, ट्रांसलेशन फ्रॉम तेलुगु टू इंग्लिश, तेलुगु टू उर्दू, इसका बहुत डिमांड है। तो एक सहाफत के तालिब इल्म को तर्जुमा भी आना चाहिए। तर्जुमा अगर आता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है।
एडिटिंग की बहुत से वैकेंसीज हैं उर्दू के लिए भी। अभी तो सेपरेट जो है, पहले क्या होता था कि तेलुगु का ही एडिटर एडिट करने वाला वो दोनों प्रोग्राम के जो है एडिटिंग करता था न्यूज की। जी। अब क्या किया गया है कि उर्दू के लिए उर्दू का एडिटर मुकर्रर किया गया है। तो एक पार्ट टाइम जॉब के तौर पर ये लोग कर सकते हैं। 11,000 रुपए इन सबको बच्चों को मिल सकते हैं। तो तालिब इल्म के लिए तो काफी अच्छी, बहुत अच्छी है। और इनको इनके ऊपर कोई ये शर्त नहीं है कि अगर आप दूरदर्शन पे कर रहे हैं तो रेडियो पे ना करें, या दूरदर्शन पे कर रहे हैं तो एनडीटीवी पे ना करें, या टीवी 18 पे ना करें, ऐसी कोई कैद नहीं है। न्यूज प्रेजेंटर्स हैं, न्यूज प्रेजेंटर्स को जो है काफी अच्छा मुआवजा मिल रहा है। अब 1600 रुपए पर डे का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो ये एक बिगिनर के लिए बहुत बड़ा एजाज है। वही काम जो वो परमानेंट हो जाएगा कहीं पे किसी में भी, टीवी 18 हो सकता है, कोई और भी टीवी हो सकता है, उसमें वो परमानेंट हो जाता है तो उसकी सैलरी 50-60 हजार मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ आपको एम्प्लॉयमेंट है। बहुत अच्छा चांस है, रेडियो पे चांस है। और जहां तक सवाल ये है, पब्लिक रिलेशंस का जहां तक सवाल है, कई मुस्लिम इदारे हैं जहां पे पीआरओ की जरूरत है। अभी उर्दू एकेडमी है, वहां पे पीआरओ की जरूरत है, उर्दू के पीआरओ की। वक्फ बोर्ड है, वहां पर जो है पीआरओ की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में पीआरओ का अपॉइंटमेंट किया है। तो सरकारी मुलाजिमत, सीएम के ऑफिस में पीआरओ, सरकारी बता रहा हूं मैं आपको, गवर्नमेंट बता रहा हूं। तो इसमें खास बात यह है कि आपको इंग्लिश से उर्दू, तेलुगु से उर्दू में ट्रांसलेशन आना जरूरी है पीआरओ के लिए भी। बिल्कुल, क्योंकि ही इज डीलिंग विद द प्रेस। ओके। वो प्रेस नोट जारी कर रहा है, प्रेस नोट दे रहा है उर्दू में, तो सोर्स क्या है उसका? या तो अंग्रेजी रहेगा या तेलुगु रहेगा, जो कि रियासत की सरकारी जबान है। तो आप देखिए, अब 32 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, 32 पीआरओ हैं जी, काम कर रहे हैं। कमिश्नर ऑफिस में एक पीआरओ है, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ऑफिस में परमानेंट। सीएम ऑफिस में पीआरओ है। तो हर जगह पर एक पीआरओ है, डिस्ट्रिक्ट में पीआरओ है। तो बहुत अच्छे इम्कानात हैं उर्दू के लिए भी। पहले ऐसी बात नहीं थी, अच्छे इम्कानात बढ़ रहे हैं। और फिर उर्दू के जो अखबार हैं, आप तो सहाफत से आते हैं, आप तो जानते हैं कि आपने जो सहाफत में जो सीखा वो आज प्रैक्टिकली आपको उसका फायदा पहुंच रहा है। तो एक सहाफी के लिए बहुत अच्छे जो है चांसेस हैं। उर्दू अखबारों में भी ट्रांसलेशन के बहुत अच्छे स्कोप्स हैं, और आपके एडिटिंग के लिए भी बहुत अच्छे स्कोप्स हैं। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि उर्दू जबान जो है अब माईशत से जुड़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि माईशत से नहीं जुड़ी, माईशत से जुड़ चुकी है। अभी देखिए, राह है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वहां पे उर्दू के हैंड्स की जरूरत है। सीबीआई में जरूरत है, सीआईडी में जरूरत है। भाई, जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उर्दू अखबार में क्या आ रहा है, कौन से एंगल पे लोग बात कर रहे हैं, कहाँ किस हद तक जो है वो फिरका परस्त ताकतों के साथ जा रहे हैं, या फिरका परस्त ताकतों पर की मजम्मत कर रहे हैं। तो मेरा मतलब बोलने का ये है कि बहुत वास्ट जो है आपको चांसेस हैं उर्दू के लिए, उर्दू के हवाले से। एक पब्लिक रिलेशन के हवाले से हमने आपसे सवाल पूछ लिया। अब एक सवाल कि आपका जो कैडर था, जो आईआईएस, उस हवाले से बताइए, क्योंकि बहुत सारे तलबा चाहते हैं कि भाई अगर सरकारी मुलाजिमत मिलती है, आपने एक निशानदेही की कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो गवर्नमेंट का पीआरओ होता है उसकी जमीन, तो आईआईएस आपका जो कैडर रहा, जो आपने जो वो ऑल इंडिया एग्जाम पास किया था, उस हवाले से बताइए कि उसमें कैसे हमारे बच्चे। बड़ी इंटरेस्टिंग जो है बात है ये। आईआईएस में जो एंट्री होती है दो तरह से होती है। एक खालिस आईआईएस, और कोई एग्जाम नहीं होता है, वो यूपीएससी ही कंडक्ट करती है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस लिमिटेड एग्जाम्स ओनली फॉर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, आईआईएस। तो उसमें खूबी ये होती है कि हिंदुस्तान में उर्दू के कितने हैंड्स चाहिए। अच्छा। जैसे हिंदुस्तान में जितनी भी रियासतें हैं वहां पर पीआई भी है, और कई रियासतों में उर्दू सेकंड लैंग्वेज है। तो यहां पर उर्दू की कितनी जरूरत है। उर्दू के जो मैगजीन्स है गवर्नमेंट के, जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, रोजगार समाचार है, जैसे आजकल उर्दू का मैगजीन है, कुरुक्षेत्र है, वो है। और दूसरा जो है रेडियो है, रेडियो पर भी जो है आपको ट्रांसलेशन चाहिए, एडिटिंग उर्दू में चाहिए। तो इस तरह से हर साल कम से कम 50-60 वैकेंसीज आईएएस के सिर्फ उर्दू के लिए निकलते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपीएससी। तो अब इन्होंने क्या किया, यूपीएससी से उसका जो है अपॉइंटमेंट का जो पावर था यूपीएससी को, उनसे लेकर के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दिया है। और इसकी जो एंट्री है, एंट्री ही क्लास 2 है। ये खास बात है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस की जो एंट्री होती है वो क्लास 2 है। अब मान लीजिए कि हम लोग डायरेक्ट यूपीएससी में आईएएस का एग्जाम लिख रहे हैं जी, तो उसमें समझे कि 600 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो 600 में से 400 के बाद जो है अलाइड सर्विसेज में जाते हैं,
ऐसे IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IRTS है, इंडियन रेवेन्यू एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस, रेलवेज की सर्विस है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है, वो भी वहां से आती है। तो दो तरह की एंट्री है, एक रीजनल रिक्वायरमेंट के लिए लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो यूपीएससी से होते थे, अब वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से हो रहे हैं, और वो जो डायरेक्ट यूपीएससी का मामला है वो भी कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है, लेकिन आईएएस के लिए दोहरा चांस है। ये बड़ी खास इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो कैसे होता है, मतलब गजेटेड पोस्ट होता है शुरू से? नहीं, क्लास 2 बताया ना मैंने। ओके, क्लास 2 नॉन गेजेटेड, आपके पास क्लास 4 से शुरू होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में जी। लेकिन इनकी एंट्री क्लास 2 से होती है, विद इन 3 to 4 years दे विल बिकम गेजेटेड। और एक रफली मैं आपको बताऊंगा, होम टेक जो रहता है वो 50,000 के लगभग होता है जी। जैसे मैं आपके एक मेरे पास आपके एक थे बदर, आमिर बदर, वो न्यूज पढ़ते थे कैजुअल, उसके बाद में वो बन गए इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर जी। और उनकी पोस्टिंग दिल्ली में थी, दूरदर्शन में जी, जी। और आप आज वो आपके पास है जी, जी। तो मेरा अर्ज करना यह है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है उर्दू का, सिर्फ यह है कि प्रैक्टिकल फील्ड में आना है। प्रैक्टिकल फील्ड में जो भी आते हैं उनका फ्यूचर ब्राइट है जी। अजीज तालिब इल्मों, शख्सियत ऐसी है, सवालात बहुत ज़्यादा है, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन एक अहम सवाल बगैर पूछे कि हम आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म नहीं करना चाहेंगे, और वो सवाल है, जिस तरह का तजुर्बा रहा आपका मुख्तलिफ सिलेक्शन कमेटीज़ में और इंटरव्यूज़ बोर्ड में भी आप शामिल रहे, तो एक जो ये हमारे स्टूडेंट के लिए जो आपके तजुर्बे की जो बात होगी कि आप जब किसी तालिब इल्म का इंटरव्यू करेंगे तो उसमें कौन सी 3 ऐसी मतलब अहम खूबियां आप देखते हैं जो समझते हैं कि अगर ये इसके पास है तो यकीनन इसको जो है लिया जाना चाहिए? मैं सबसे पहले उसकी देखूंगा उसकी प्रेजेंटेबिलिटी कैसी है जी। वो अपने आप को बेचने के लिए आया है इंटरव्यू में, तो किस लायक, किस अंदाज का, उसका लिबास कैसा है, उसके चेहरे पर कितना कॉन्फिडेंस है, उसका जो है एंट्री का जो सेंस है वो कैसा है, उसमें इज्जो इंकिसारी है या कॉन्फिडेंस है, ये मैं देखूंगा पहले। उसकी चाल देखूंगा मैं, जब वो एंट्री लेता है बोर्ड में, बोर्ड रूम में जब आता है, तो उसकी चाल देखकर मैं कहूंगा कि ये कॉन्फिडेंट है, ये बंदा, इससे सवाल किया जा सकता है। तो मेरा तजुर्बा जो रहा चेन्नई का, जिसमें मैंने तकरीबन 150 न्यूज प्रेजेंटर्स को चूज किया था, तो उसमें एक लड़की आई इंटरव्यू देने के लिए, तो मैंने कहा 1 मिनट ठहरो, सबको बोला कि just keep quiet, I am asking one question to her before she sits। मैं बोला you are working in airlines, पूछा उसको, तो उसने कहा sir what are you talking, you know me personally। मैं बोला नहीं। फिर कैसे बोले आप? तो तुम जिस अंदाज में चल के आए ना, जो शाइस्ते की तुम्हारी चाल में थी, उस चाल से मैं पहचाना कि तुम इंडियन एयरलाइंस की हो। तो मेरा सबसे पहला जो देखना होगा, उसकी एंट्री में देखूंगा, उसका लिबास में देखूंगा, उसके कॉलर को मैं देखूंगा, उसका जो जूता है उसको भी मैं देखूंगा, तो मुझे लगेगा कि इसके पास सलीका है, इसके पास कुछ पस मंजर है, तब मैं उससे बातचीत करूंगा। तो प्रेजेंटेबिलिटी जो है बहुत अहम है, जिसकी तरफ हमारे स्टूडेंट्स, हमारे कैंडिडेट जो है तवज्जो नहीं करते। जैसे एक बहुत काबिल आदमी है, कुर्ते पैजामे पर आ गया, कुर्ता पैजामा जो है किसी भी जात का आदमी पहन सकता, बहस वो नहीं है, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं आप, जैसे हम दूरदर्शन में बात करते हैं, आपके इंटरव्यू में बैठे हैं हम लोग, तो हम लोग जो है एक सलीके का लिबास पहने हुए हैं ना जी। ऐसा तो कि नहीं है कि शुजात अली साहब जो है कुर्ते पैजामे पे आ गए और बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेबिलिटी बहुत अहम है, चेहरे पर एतमाद जो है वो बहुत अहम है। उसके बाद मैं देखूंगा कि वो जो है कैसे हमको घुमाता है। अगर वो कैंडिडेट हमको घुमाता है तो वो सिलेक्ट हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सवाल जो है वही तय करता है। जो आपका कैंडिडेट आया इंटरव्यू के लिए, आप सवाल तय नहीं करेंगे, वो अगर होशियार है तो वो आपसे तय करवाएगा कि आप क्या सवाल पूछेंगे मुझे। तो उसका जो इंटरेस्ट है जिस फील्ड में, वो फील्ड को वो छेड़े आपसे, तो आप क्या करेंगे, ना चाहते हुए भी उसी इंटरेस्ट की बात करेंगे। वो जो छेड़ा ना, उसी की बात करते जाएंगे, उसमें टाइम हो जाएगा। आपका दूसरा साथी बोलेगा टाइम हो गया, बोलेगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा वो, क्योंकि वो सवाल के जो जवाब देगा, अपनी ही जो नॉलेज है वो आपके ऊपर इंपोज करके उसी नॉलेज से आपको जवाब देगा जी। तो मैं ये 2 चीजें बहुत अहम मैं देखता हूँ। अब जनरल नॉलेज जो होती है वो उतनी बड़ी खास बात नहीं देखी समझी जाती। जैसे मैं एक सवाल किया था कि हु इज द मिनिस्टर फॉर रेलवेज ऑफ तेलंगाना, तो बच्चा जो है सर खुजा रहा था, तो फिर उसको मैं बताया कि भाई ये सब्जेक्ट जो है ना स्टेट का नहीं होता। फिर एक लड़का आया, तो मैंने उससे पूछा हु इज द मिनिस्टर फॉर ब्रॉडकास्टिंग,
ऑफ तेलंगाना, तो उसने जो है इंफॉर्मेशन का जो मिनिस्टर है पब्लिक रिलेशंस का, उसका नाम लिया। तो मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। तो मेरा अर्ज करना क्या है, जनरल नॉलेज उतना अहम नहीं है। आपके पास जो नॉलेज है उसको आप बोर्ड पे इंपोज करिए आप, तो देखिए उसी पे सवाल चलेंगे। आखिरी जी। सवाल पिछले सवाल को ही बोला था मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चों को, देखिए रेगुलर क्लास होती तो आप लेक्चर के लिए आते थे, अब चूंकि रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही हैं, ऑनलाइन मोड में क्लासेस चल रही हैं, तो हम आपसे दरखास्त करें आप आए, तो आपका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करें। आखिरी सवाल मेरा, वाकई जी। आखिरी सवाल होगा, जी। वो ये है कि हमारे तलबा जो है उर्दू से, मतलब उर्दू जबान है उनका जो जरिए तालीम है, तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी को लेकर एक कई नफ्सियाती उसमें रहते हैं। तो ये क्या ऐसी मतलब एक्सरसाइज करें, कौन सी ऐसी मशक करें, और ये पहली चीज तो क्या ये इस खौल से बाहर निकल के compete कर सकते हैं? आपने एक मिसाल भी दी खुद हमारे तालिब इल्म की कि भाई कर सकते हैं, लेकिन आपका मशवरा क्या होगा तलबा के लिए? देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात जो मेरे नजरों में है वो ये है कि रीजनल लैंग्वेजेस को लोगों ने धिक्कार दिया है टेक्निकली। उर्दू इज नॉट ए रीजनल लैंग्वेज, ये जहन में रखिए आप। जी। एक जमाना था, इतना तासुब था आंध्र प्रदेश में कि अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, उर्दू वाले हैं और तेलुगु का इम्तिहान पास नहीं करेंगे तो आपको जो है इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। एक डर खौफ का माहौल था। और आज दोनों रियासतें कह रही हैं कि हम तेलुगु मीडियम स्कूल्स को बंद कर देंगे, और आंध्रा में बंद कर दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने यह कहकर बंद कर दिया है कि ये जो लैंग्वेज है अंग्रेजी, इसमें एडॉप्टेबिलिटी है। हर हर सब्जेक्ट पर कमांड आप हासिल कर सकते हैं कि अंग्रेजी में। तो उसने पूरे स्कूल्स को जो है, हाई स्कूल्स को कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। ऑफ कोर्स तेलुगु इज सेकंड लैंग्वेज, एक मजमून के तौर पे पढ़ाई जाएगी। तो मेरा अर्ज करना यह है कि पहले जो तासुब था लैंग्वेज का, वो खत्म हो गया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने उर्दू मीडियम से बीए किया और मैंने उर्दू ही से आईएएस का एग्जाम लिखा। अच्छा। तो मुझे कहीं भी किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी, कोई कमजोरी नहीं हुई। मैं तेलुगु फर्राटे से बोलता हूं, और मैं उर्दू मीडियम का होने के बावजूद पूरा मैनेजमेंट मेरा अंग्रेजी में था, क्योंकि सरकारी काम तो पूरा अंग्रेजी में होता है। मेरी ड्राफ्टिंग को लोग बहुत पसंद करते थे। तो ड्राफ्टिंग मेरे पास कैसी आई, अच्छी ड्राफ्टिंग कैसे आई? आपको सोचना पड़ता है आपकी अपनी जबान में कि मैं कौन सा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करूं अंग्रेजी का। तो आपके जहन में अगर उर्दू के मुतबादिलात हैं तो आपको अंग्रेजी का लफ्ज ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। तो उर्दू का मुस्तकबिल नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा है। और मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो बदलता हुआ जो माहौल है उसमें उर्दू का बहुत अच्छा फ्यूचर है। उर्दू के मैगजीन्स बेशुमार है, उर्दू के न्यूज चैनल्स बेशुमार हैं। अब देखिए टीवी 18 उर्दू, उसकी जो व्यूवरशिप है, मैं हैरत में पड़ गया। टीवी 18 उर्दू की व्यूवरशिप लाखों में है, करोड़ों में है। अब बताइए आप कैसे कह सकते हैं कि उर्दू श्रिंक हो रही है? अगर हमारे पास इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है तो ये एक इंडिकेशन है कि ये जिंदा जबान है। लेकिन आप जो है जबान को सीखिए, इस जबान पर उबूर हासिल कीजिए, लेकिन ये हमें जहन में रखिए कि आपका मुस्तकबिल उर्दू की सोच और अंग्रेजी के साथ चलेगा। बहुत खूब। एक चीज़ जो शायद मैं वो उस हवाले से बता नहीं सका कि जिस रवानी और जिस सलासत और जिस फर्राटे के साथ शुजात साहब उर्दू में बात करते हैं, मैंने शुजात साहब की तेलुगु भी ऐसी ही रवानी के साथ सुनी है, अंग्रेजी भी सुनी है। तो ये चीज़ कि भाई उर्दू का पसमंज़र रखने के बावजूद भी आप यहाँ तक पहुँचे, आपने खुद अपनी मिसाल दी, तो आप तलबा के लिए इससे बेहतर और कोई वो नहीं हो सकता है। तो अजीज तालिब इल्म, आज की क्लास को हम ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक मरतबा फिर से शुजात साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। अजीज तालिब इल्म, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा कि अगली क्लास में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आप अपने सवालात हों तो ज़रूर हमें गूगल क्लासरूम के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से पूछिएगा। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली क्लास तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।